यस क्लास, लास्ट में हम ये पढ़ रहे थे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल किस लिए यूज किया जाता है? टू सॉल्व द प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। ठीक है, और प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम क्या है? इन विच लो प्रायोरिटी ब्लॉक्स दी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। इसमें कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो कि क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा होता है, वो क्या करता है? हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी इनहेरिटेंस क्या कहेगा कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो क्या करे? सिंपली जिस प्रोसेस को उसने ब्लॉक किया उसकी प्रायोरिटी इनहेरिट कर ले। ठीक है, आफ्टर इनहेरिटेंस ऑफ प्रायोरिटी वो उस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करेगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। उसके बाद जब वो एग्जिट करेगा, एग्जिट करने के बाद वापस से उसको अपनी ओरिजिनल प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी इनहेरिटेंस कहता है सिंपली ए लो प्रायोरिटी इनहेरिट द प्रायोरिटी ऑफ अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे कल एग्जाम्पल कर रहे थे हम इसका। ये जो आपको ये डेटा है सारा ये गिवन होगा। ठीक है, इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन और एग्जाम्पल तो उसके लिए आपका गिवन होगा डेटा। यहाँ पे क्या है आपके जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ प्रोसेसेस भी आप यहाँ पे ले सकते हो, P1 P2 P3। सिंपल प्रायोरिटीज, इन सभी जॉब्स की प्रायोरिटी क्या है? 1 2 3। और आपको अगर आप कोई भी एग्जांपल दे रहे हो उसमें आप सबसे पहले ये बताओ कि इन तीनों में से आप हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, आपका ये भी 1 2 3 भी हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकता है। कहीं आप जगह बुक्स में देखोगे तो 3 को हाई कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 में हम क्या ले रहे हैं? 1 को हाईएस्ट, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 3। उसके बाद रिलीज टाइम। रिलीज टाइम सिंपल है, जिस टाइम पे सिस्टम में ये जॉब्स रिलीज हो रही हैं फॉर एग्जीक्यूशन 250। ठीक है, इसके अलावा कल हमने किया था, इनकी रिक्वायरमेंट्स दी थी, यानी कि जॉब J1 J2 J3 को कितनी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं क्रिटिकल सेक्शन और नॉन क्रिटिकल सेक्शन की फॉर देयर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे J1 की रिक्वायरमेंट क्या है? इस सीक्वेंस में यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आप शेड्यूलिंग करेंगे यानी कि इनको रिसोर्स देंगे, क्रिटिकल सेक्शन असाइन करेंगे, वो इसी सीक्वेंस में ही आपको असाइन करना है। ठीक है, कल भी बताया था, ऐसा नहीं है कि J1 को आप पहले CS दे रहे हो फिर NCS दे रहे हो। नो, फॉर J1 फर्स्ट ऑफ ऑल जितना यूनिट ऑफ टाइम दिया है उतना यूनिट ऑफ टाइम के लिए वही क्रिटिकल सेक्शन पहले असाइन होगा। पहले NCS फिर CS और फिर NCS। ठीक है, इसी सीक्वेंस में चलेगा। तो ये तीनों के लिए आपकी है रिक्वायरमेंट J1 J2 J3। और ये जो इन तीनों के लिए सेपरेट हमने चार्ट ड्रॉ किया है इनकी शेड्यूलिंग शो करने के लिए, इस पे आप मैक्सिमम कितने यूनिट ऑफ टाइम लोगे ये मैंने आपको कल बताया था। सिंपल इन सब का एडिशन कर दो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एडिशन करेंगे हम, J1 को कितना यूनिट ऑफ टाइम चाहिए टोटल एग्जीक्यूशन के लिए 3, ऐसे J2 को कितना चाहिए 5, J3 को कितना चाहिए 5, इन तीनों का टोटल किया 13। तो 13 यूनिट ऑफ टाइम तक आप इसको ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि 13 तक इन सबकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूशन शो करने के हमको एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चेक करेगा कि 0 पे कौन सा जॉब या कौन सा प्रोसेस रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है J1 J2 J3 तीनों के रिलीज टाइम है। तीनों में से पहले कौन रिलीज हो रहा है? J3। ठीक है, अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक करेगा कि क्या 0 पे J3 के अलावा
कोई और प्रोसेस है जो रिलीज हो रहा है या कोई और जॉब है जो रिलीज हो रही है सिस्टम में? तो नो, क्योंकि इसका टाइम है 2, इसका टाइम है 5, J3 का टाइम है 0, तो वो सिंपली J3 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इसकी प्रायोरिटी सब में लो है, लेकिन फिर भी 0 टाइम पे इसके अलावा और कोई रिलीज नहीं हो रहा, इसलिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम J3 को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, J3 की एग्जीक्यूशन 0 पे स्टार्ट हुई, 0 से 0 to 1 J3 ने एग्जीक्यूशन लिया। इस तरह से आप ब्लॉक्स, ये बॉक्स जो है ये ड्रॉ करोगे। देखो, अब सबसे पहले अब आपको ये देखना है कि रिलीज टाइम 0 J3 का है, J3 की एग्जीक्यूशन 0 पे स्टार्ट हो गई, लेकिन J3 की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? J3 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है NCS की, नॉन क्रिटिकल सेक्शन की। ठीक है, तो J3 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा टू एक्सेस द NCS। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट है 3 यूनिट ऑफ टाइम की CS की। तो अब देखो, सबसे पहले 0 to 1 इसने NCS अपना एग्जीक्यूट किया। उसके बाद एट 1, हर एक यूनिट ऑफ टाइम पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चेक करना होता है कि कौन कौन सी जॉब सिस्टम में रिलीज हो रही है और किसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, एट 1 पे भी कोई और जॉब नहीं है, J2 और J1 नहीं है, सिर्फ J3 ही है। सो दैट्स व्हाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम J3 की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि 1 पे इसके अलावा और कोई जॉब की रिक्वेस्ट नहीं है। तो 1 पे से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया क्रिटिकल सेक्शन का। वो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन इसको मिल गया क्योंकि कोई और प्रोसेस नहीं था, तो 1 to 2 में उसने अपना एग्जीक्यूशन किया। अब 2 पे अगेन आपका सिस्टम चेक करेगा कोई प्रोसेस है जो रिलीज हो रहा है। यस, 2 पे प्रोसेस है। यहाँ पे देखो 2 का रिलीज टाइम किसका है? जॉब J1 का। J1 जो है वो 2 पे रिलीज हो रहा है। तो अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखेगा J1 की प्रायोरिटी J3 से ज्यादा है, J1 इज द हाईएस्ट, हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इसीलिए 2 पे J3 की एग्जीक्यूशन अभी प्रेम्प्ट हो जाएगी और 2 पे J1 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, 2 पे जब J1 एग्जीक्यूट करेगा तो 2 पे सिस्टम दिखेगा इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या? J1 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट NCS की है, जो कि 1 यूनिट ऑफ टाइम है जस्ट। तो यहाँ पे 2 to 3 आपका J1 ने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब उसके बाद J1 जो है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट चेक होगी J1 की। J1 की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल सेक्शन की, जो कि उसे चाहिए 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्रिटिकल सेक्शन नहीं दे सकता। उसने J1 को नॉन CS में तो एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन CS में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि CS में ऑलरेडी J3 अभी है। अभी J3 ने CS को एग्जीक्यूट नहीं किया है। J1 की एग्जीक्यूशन जो की है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने, उसके नॉन क्रिटिकल सेक्शन की एग्जीक्यूशन की है J3 को रोक के। क्यों? क्योंकि J1 की प्रायोरिटी ज्यादा थी। लेकिन अब J1 को क्या चाहिए? क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन में तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि J3 ऑलरेडी ही उसके अंदर प्रेजेंट है। जब तक J3 एग्जिट नहीं करेगा J1 वहां नहीं जा सकता। सो एट 3 पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा? वही पैरिटी इन्वर्जन। 3 पे क्या हुआ कि जो J3 है, जो कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस है देन J1, उसने ब्लॉक कर दिया J1 को, क्योंकि J1 अंदर नहीं जा सकता क्रिटिकल सेक्शन के। तो अब यहाँ पे क्या होगा? प्रायोरिटी इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज होगा, यानी कि एट 3 पे J3 जो है दैट विल इनहेरिट द प्रायोरिटी ऑफ J1। J1 की प्रायोरिटी कितनी है? 1। तो यहाँ पे एट 3 पे J3 की प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी? 3 to 1। ठीक है, हो गया। 3 पे अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है आपका, J1 ब्लॉक हो गया है और J1 की प्रायोरिटी J3 के पास चली गई है। एट 3 पे J3 की प्रायोरिटी चेंज हो गई है, उसकी 1 हो गई है, 3 से हाई हो गई है, दोनों की इक्वल हो गई है। तो आपका J3 को कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जीक्यूट होने में। तो J3 आपका सिंपली एग्जीक्यूट हो रहा है 3 से 4 में। उसके बाद अगेन 4 पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कोई और प्रोसेस है सिस्टम में रिलीज हो रहा है। नो, 4 पे किसी का रिलीज होने का टाइम नहीं है। और J1 को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना, इसलिए अभी वो एक्सेस नहीं कर सकता है, वो ब्लॉक है। तो आपका J3 ही कंटिन्यू रहेगा। तो J3 अपने एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेगा 4 to 5 में। ठीक है, अब एट 5 पे J3 क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट कर लेगा। क्यों एग्जिट कर लेगा? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। देखो, J3 को जो क्रिटिकल सेक्शन चाहिए था वो 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए था। J3 की कितनी एग्जीक्यूशन हो चुकी है अभी तक? 1 NCS की हो गई है, उसके बाद 3 CS की भी हो गई है, उसकी अभी रहती है 1 NCS की। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 5 पे क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट कर दिया। अब 5 पे आपका सिस्टम ये देखेगा कौन सा जॉब या कौन सी प्रोसेस सिस्टम में रिलीज हो रही है। ठीक है, 5 पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 5 पे कौन सा रिलीज हो रहा है? J2।
तो 5 पे J2 रिलीज हो रहा है। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो जॉब्स हैं, एक तो J2 जो न्यू अभी रिलीज हुआ है 5 पे, और एक J1 जो ऑलरेडी वेट कर रहा था क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, अब इन J1 J2 में से हाई प्रायोरिटी J1 की है, तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम J1 को अब एग्जीक्यूट करेगा, वो J2 को वेट करवाएगा और J1 को एग्जीक्यूशन करवाएगा। तो J1 अब जैसे ही एट 5 पे J3 बाहर आ गया क्रिटिकल सेक्शन से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी प्रायोरिटी ओरिजिनल उसको मिल गई, 1 उसने चेंज की थी, 1 से 3 उसकी वापस से हो गई। ठीक है, उसके बाद 5 पे J2 भी रिलीज हो रहा था, लेकिन J2 की प्रायोरिटी J1 से कम है और J1 ऑलरेडी वेट कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। तो एट 5 पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम J1 को एग्जीक्यूट करेगा। तो एट 5 पे उसने J1 को एग्जीक्यूट किया, J1 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी करी जो कि 1 है, यहाँ पे देखा आपको। तो 5 to 6 उसने 1 कंप्लीट किया। उसके बाद अगेन 6 पे, अभी तो J1 और J2 अगेन 6 पे क्या होगा, यहाँ पे J1 ही एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द 2 से J2 और J3 दोनों से ही J1 की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो उसने 6 to 7 भी अपना कंप्लीट कर लिया। तो 7 तक J1 का काम कंप्लीट हो गया। J1 को सिर्फ 3 यूनिट ऑफ टाइम ही चाहिए था और उसकी एग्जीक्यूशन इस टाइम स्लॉट में कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब एट 7 पे J2 और J3 अभी दोनों ही है, क्योंकि J3 का भी 1 यूनिट ऑफ टाइम रहता है और J2 का तो पूरा ही एग्जीक्यूशन रहती है। तो एट 7 पे जो कि J2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसलिए J2 आपकी एग्जीक्यूट करेगा, 7 पे स्टार्ट होगा। कितना उसको एग्जीक्यूट करना है, ये देखो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। तो 5 के लिए पूरा वो एग्जीक्यूट करेगा 7 to 12। ठीक है, अब J2 की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई 12 पे। अब J3 पे जाओ, J3 का भी, ये दोनों हो गए थे फर्स्ट टू, रेस्ट रह गया था NCS का एक। तो अब वो J3 जो है एट 12 पे अगेन वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। सो 12 to 13 भी, फिर अप टू 13 J3 की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। सो टिल 13 इन तीनों की एग्जीक्यूशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आपको क्या शो करना है, जो नॉन क्रिटिकल सेक्शन है उसको सिंपल इस बॉक्स से शो करना है, और जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको इस तरह से लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने एक ही लाइन ड्रॉ की है, मल्टीपल लाइंस आप ड्रॉ करोगे सिंपल, वो आपका क्रिटिकल सेक्शन शो करेगा, और जो सिंपल एक बॉक्स आप ड्रॉ करोगे वो आपका नॉन क्रिटिकल सेक्शन शो करेगा। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में ही आपको इनको शेड्यूलिंग करनी है, और दूसरा एक टाइम स्लॉट पे एक ही जॉब की एग्जीक्यूशन शो करनी है। क्लियर है ये क्लास? यहाँ पे जो हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की, वो इस पॉइंट पे यूज हुई है 3 पे। ठीक है, 3 पे प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम आ गई थी। क्यों? क्योंकि 3 पे जॉब J3 ने J1 को ब्लॉक कर दिया था। J1 हाई प्रायोरिटी था और J3 लो प्रायोरिटी थी, तो इसीलिए यहाँ पे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस करना पड़ा। तो J3 ने सिंपली क्या किया, कुछ टाइम के लिए J1 की प्रायोरिटी इनहेरिट कर ली, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है प्रायोरिटी वैल्यू वो चेंज हो गई, वो 3 से 1 हो गई। तो जैसे उसने काम अपना कंप्लीट कर लिया क्रिटिकल सेक्शन का, जब वो बाहर आ गया तो अगेन उसने अपनी प्रायोरिटी को रिगेन कर लिया, तो यानी कि 1 2 3 वापस से होगी। उसके बाद एट 5 पे आपका सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जैसे 5 पे आपको बताया था J2 भी रिलीज हो रहा था, J1 वेटिंग में था, लेकिन J1 की प्रायोरिटी ज्यादा है, हाईएस्ट है, इसलिए 5 पे J1 ही एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो एनसीएस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो सिंपल आपको देखना है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। सीएस की अगर बात होती है तो ये आपको चेक करना है रिक्वेस्टिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है या जो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है। अगर जो क्रिटिकल सेक्शन में उसकी प्रायोरिटी कम है तो वो सिंपली प्रायोरिटी इनहेरिटेंस यूज करेगा, और अगर जो क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो वहां पे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की जरूरत ही नहीं है, वहां पे सिंपली वो हाई प्रायोरिटी का है और वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा। ठीक है क्लास, समझ में आया? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है ओबीसी पे बेस्ड है, प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल। तो ये क्लियर है तो आप आगे समझ जाओगे अगले वाला टॉपिक। इसमें आपको क्या क्या लेना है, प्रायोरिटीज, रिलीज टाइम और इनकी एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूशन शो करना है। नेक्स्ट देखो प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल।
priority ceiling protocol, just like priority inheritance protocol, it is used to solve the priority inversion problem. ठीक है, एक तो ये सेम है priority inheritance की तरह, priority inversion problem को solve करता है. दूसरा इसका क्या बेनिफिट है और प्रायोरिटी इनहेरिटेंस, दैट इट विल लीव द सिस्टम इन अ डेडलॉक फ्री स्टेट. ठीक है, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस से प्रायोरिटी इन्वर्जन तो सॉल्व हो रही है, बट समटाइम्स इट विल लीव द सिस्टम इन अ डेडलॉक स्टेट. और प्रायोरिटी सीलिंग क्या है, उसकी अपडेशन है जिसमें कि कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं जिसकी हेल्प से आपका जो सिस्टम है वो डेडलॉक स्टेट में नहीं रहता है. ठीक है, ये इंश्योर करता है दैट सिस्टम विल नॉट बी इन द डेडलॉक स्टेट. तो प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल के लिए कुछ रूल्स है जो आपको लर्न करने हैं फॉर योर एमसीक्यू एग्जाम आल्सो. फर्स्ट रूल होता है यहाँ पे शेड्यूलिंग रूल. शेड्यूलिंग रूल क्या कहता है, जॉब्स will be scheduled in priority driven manner. सिंपल है कि शेड्यूलिंग जो होगी जॉब्स की कैसे होगी, वो प्रायोरिटी बेस्ड होगी. जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले शेड्यूल किया जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट रूल इज द एलोकेशन रूल. इसको बोलते हैं हम एलोकेशन रूल. ये रूल आपका लास्ट टाइम आया था एमसीक्यू में. एलोकेशन रूल क्या है, देखो सिंपल है भी. अगर यहाँ पे क्या है, इफ अ जॉब J1 मैं जिसको नाम दे रही हूँ, ठीक है, इफ ए जॉब J1 is requesting for a resource, resource R1, then there are two cases. सिंपल है, आपको पता है एलोकेशन रूल क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस या जॉब किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है, जनरल टर्म्स में अगर आप देखो तो क्या केस होते हैं, या तो वो रिसोर्स फ्री होता है या बिजी होता है. अगर वो रिसोर्स बिजी है तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस को रिक्वेस्ट डिनाइड हो जाती है, वो प्रोसेस आपका ब्लॉक हो जाता है कुछ टाइम के लिए जब तक कि वो रिलीज नहीं हो जाता रिसोर्स. सेकेंड केस क्या है कि अगर रिसोर्स फ्री है तो वो उसको असाइन हो जाता है. ठीक है, इन जनरल एग्जाम्पल्स. बट यहाँ पे प्रायोरिटी सीलिंग में फर्स्ट तो सेम ही है, जैसे अगर रिसोर्स बिजी है तो रिक्वेस्ट डिनाइड हो जाएगी, लेकिन अगर रिसोर्स फ्री है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डायरेक्टली असाइन नहीं कर देता किसी भी जॉब को. उसके लिए भी यहाँ पे रूल्स होते हैं, अगर वो रूल फॉलो होते हैं तभी उनको रिसोर्स असाइन होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है एलोकेशन रूल कि अगर रिसोर्स बिजी है तो वो तो असाइन होगा ही नहीं, रिक्वेस्ट डिनाइड हो जाएगी. सिंपल. अगर रिसोर्स फ्री है तो रिक्वेस्ट तब असाइन होगी जब वो जॉब, रिक्वेस्टिंग जॉब, कुछ रूल्स को फॉलो करेगी. ठीक है, अब वो रूल्स क्या है वो देखो. If a job J1 is requesting for a resource R1, then there will be two cases. First case is if the resource R1 is busy, then request is denied and J1 is blocked. सेकेंड केस क्या है यहाँ पे, रिसोर्स इज फ्री. देन व्हाट हैपेंस, अब इसमें क्या केस है आपका, देखो क्या रूल्स हैं. अगर रिसोर्स फ्री है देन द रिसोर्स R1 will be assigned to the requesting job. यहाँ पर जॉब मैंने क्या दिया J1. ठीक है, R1 असाइन होगा J1 को कब, when the priority of job J1 is greater than the system प्रायोरिटी. यहाँ पे आपको सिस्टम प्रायोरिटी भी कंसिडर करनी है जो कि वेरी करेगी टाइम टू टाइम.
ठीक है, लास्ट एग्जांपल में कोई सिस्टम प्रायोरिटी का कंसेप्ट नहीं था, सिंपल जॉब्स की ही प्रायोरिटी थी, लेकिन यहाँ पे सिस्टम की प्रायोरिटी भी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो कोई भी रिसोर्स अगर वो फ्री है और उसके लिए रिक्वेस्ट आती है, तो उस जॉब को वो तब असाइन होगा जब उस जॉब की प्रायोरिटी सिस्टम की करंट प्रायोरिटी से ज्यादा है। ठीक है, सेकेंड केस, इफ इट इज नॉट, यानी कि अगर प्रायोरिटी ऑफ जॉब J1 is less than the priority of system, यानी कि अभी दूसरा केस हो गया, यहाँ पे आप जॉब की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, then the resource R1 will be assigned to J1 depend only if is holding from another resource, okay, whose priority is greater than the system priority। करना है दोनों रूल्स, अगर आपका रिसोर्स फ्री है तो वो रिक्वेस्टिंग जॉब को इन दो केसेस में मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट केस तो सिंपल है कि रिक्वेस्टिंग जॉब की प्रायोरिटी सिस्टम की करंट प्रायोरिटी से ज़्यादा हो तो मिल जाएगा, लेकिन अगर ये केस भी नहीं है, यानी कि रिक्वेस्टिंग जॉब की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से कम है, तो उस केस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि क्या जॉब J1 ने कोई ऐसा रिसोर्स होल्ड किया हुआ है जिसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है, यानी कि उस जॉब की खुद की तो प्रायोरिटी उससे कम है, लेकिन हो सकता है उसने कोई ऐसा रिसोर्स होल्ड किया हो जिसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है, तो उस केस में भी उसको वो रिसोर्स असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन नहीं है जो इफ वाली कंडीशन अभी मैंने आपको दी है, तो आपका रिसोर्स जो है उस प्रोसेस को उस जॉब को असाइन नहीं होगा। ठीक है, तो फ्री के लिए भी दो है, या तो असाइन होगा या नहीं होगा। असाइन होने की दो कंडीशन है, अदरवाइज ये दोनों नहीं है तो असाइन नहीं होगा, फ्री होते हुए भी उसको असाइन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड रूल देखो, ये ऑलरेडी अभी पढ़ा है हमने लास्ट टॉपिक में, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल। सिंपल है, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल क्या कहता है, इफ एलपी मीन्स लो प्रायोरिटी, ठीक है, इफ ए लो प्रायोरिटी प्रोसेस ब्लॉक द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, then what happen, then this low priority process inherits the priority of high priority process. This is a priority inheritance rule. सिंपल है, अगर कोई लो प्रायोरिटी हाई को ब्लॉक करके रखा है तो वो सिंपली हाई वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, तो ये तीनों रूल्स हैं एमसीक्यू के लिए, ये तीनों रूल्स आपको पता होना चाहिए। मेन यहाँ पे है एलोकेशन रूल जो आता है, एलोकेशन रूल का केस पता होना चाहिए, कब रिसोर्स मिलेगा और कब रिसोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब प्रायोरिटी सीलिंग के एग्जांपल करने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो देखो क्या होता है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, आपके सिस्टम की प्रायोरिटी की, जो कि वेरी करती है टाइम टू टाइम, फिक्स नहीं होते सिस्टम की प्रायोरिटी, इस केस में वो वेरी करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियली जब कोई भी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, there is no execution of processes within the system, at that time the priority of system is considered to be O। ठीक है, इसका सिंबल आपको पता ही होगा, and this OM is considered to be the lowest priority। जितने भी प्रोसेस आएंगे उनकी जो भी प्रायोरिटी होगी, कुछ भी चाहे उनकी प्रायोरिटी हो, उन सब की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा ही होगी।
ठीक है, क्योंकि ओम जो है इनिशियली जब कोई प्रोसेस रन नहीं कर रहा है तो सिस्टम की प्रायोरिटी यही सेट होती है और जिसको लोवेस्ट प्रायोरिटी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन हम लेंगे, जैसे लास्ट प्रायोरिटी इनहेरिटेंस में किया था, एक ही क्रिटिकल सेक्शन वहां कंसिडर किया था। सो इन द सिस्टम देयर कैन बी मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पे जो हम क्रिटिकल सेक्शन कंसिडर करते हैं, देयर विल बी 2 क्रिटिकल सेक्शन। दिस इज HCS। HCS मतलब हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन, और हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन को सिंपल आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ही शो करोगे। एंड दिस इज VCS। VCS इज वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन। तो ये होता है HCS और ये होता है VCS, वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब इन ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन भी क्या है, काइंड ऑफ रिसोर्स कंसिडर किया जाता है किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। यानी कि अभी हमने एग्जांपल भी देखा था, प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए नॉन क्रिटिकल की भी जरूरत होती है और क्रिटिकल की भी। तो ये सब है क्या, रिसोर्सेज है उसके लिए। तो यहाँ पे जो रिसोर्स HCS और VCS, इनकी भी प्रायोरिटी होती है जो कि फिक्स्ड होती है। ठीक है, HCS की प्रायोरिटी है सपोज टू, सिस्टम की फिक्स नहीं है, बट ये जो रिसोर्स है, जैसे कितने भी रिसोर्स है 1 2 3, तो उनकी प्रायोरिटी फिक्स्ड है। तो यहाँ पे है VCS की है सपोज 1। ठीक है, इनिशियली ये होता है। HCS है हमारे पास, VCS है, उसकी प्रायोरिटी आप कोई भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 2 1 दिए, कोई भी प्रायोरिटी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और सिस्टम की प्रायोरिटी इनिशियली ओम रहेगी, सबसे लोवेस्ट। ठीक है, अब सपोज किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करना है, प्रोसेस है P1। ठीक है, P1 प्रोसेस है विद द प्रायोरिटी 1। ठीक है, P1 की ये 1 क्या है, प्रायोरिटी है। नाउ सपोज P1 एंटर्स इनटू द सिस्टम एंड P1 रिक्वेस्ट फॉर द HCS। ठीक है, P1 एक प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट होना है और उसकी प्रायोरिटी है 1। वो सिस्टम में आता है और रिक्वेस्ट करता है हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन के लिए। ठीक है, अभी रूल्स के अकॉर्डिंग एलोकेशन रूल क्या कहता है, सबसे पहले सिस्टम ये चेक करेगा कि क्या वो रिसोर्स फ्री है। ठीक है, अभी कोई प्रोसेस था ही नहीं, P1 नया ही आया, फर्स्ट ही प्रोसेस आया, तो ऑब्वियसली HCS फ्री है, तो सिस्टम HCS उसको दे सकता है। लेकिन देने से पहले वो फिर से यही कंडीशन चेक करेगा, दोनों केसेस क्या, कि जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए, क्या उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो, इनिशियली सिस्टम की प्रायोरिटी अभी ओम ही है। ठीक है, अब जो प्रोसेस नया आया है P1, इसकी प्रायोरिटी है 1। ओम लोवेस्ट अभी आपको पता है 1 इससे ज्यादा ही है, तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, यानी कि जो जॉब या जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है। ठीक है, तो सिस्टम इसको P1 को HCS दे सकता है। तो सिस्टम ने अब क्या किया, रूल चेक करने के बाद P1 को HCS दे दिया। अब HCS के अंदर हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P1 ने एंट्री ले ली और वो एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब सिस्टम की प्रायोरिटी ओम नहीं रहेगी, जैसे ही उसने P1 को क्रिटिकल सेक्शन असाइन कर दिया, HCS असाइन कर दिया, तो उस रिसोर्स की जितनी प्रायोरिटी है, कितनी सेट है इसकी 2, तो सिस्टम की प्रायोरिटी वही हो जाएगी। तो अब सिस्टम की प्रायोरिटी ओम से हटके कितनी हो जाएगी 2। तो नाउ सिस्टम की करंट प्रायोरिटी क्या हो गई 2। ठीक है, अब P1 HCS में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सपोज नेक्स्ट प्रोसेस आता है P2। क्लियर, P2 की प्रायोरिटी आप लोग सपोज 3। ठीक है, P2 हैज अ प्रायोरिटी 3। सो P2 क्या करेगा, P2 एक्सेस करना चाहते हैं आप VCS के लिए, सपोज P2 सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर VCS। तो सबसे पहले सिस्टम वही काम करेगा, चेक करेगा कि प्रायोरिटी क्या है उस रिक्वेस्टिंग प्रोसेस की। अब सिस्टम की प्रायोरिटी है 2, करंट प्रायोरिटी, जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी प्रायोरिटी है 3। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम की प्रायोरिटी ज्यादा है रिक्वेस्टिंग प्रोसेस से, तो उसको वो नहीं दे सकता, क्योंकि उस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए रिसोर्स एक्सेस करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट केस। दूसरा केस भी वो चेक करेगा कि चलो कोई बात नहीं, उसकी प्रायोरिटी मुझसे कम है, लेकिन क्या उसके पास कोई और रिसोर्स है जिसकी प्रायोरिटी उससे ज्यादा है। तो ऐसा कंडीशंस होती ही नहीं है, रेयर ही है। तो ऐसा इसके पास नहीं है, ऐसा और कोई रिसोर्स ही नहीं है जिसकी प्रायोरिटी उससे ज्यादा हो, तो सिंपली P2 को एक्सेस डिनाइड हो जाएगा इस केस में। क्यों, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी जो है वो सिस्टम की प्रायोरिटी से कम है।
ठीक है, अब सपोज P2 जो है उसको तो डिनाइड हो गया, अब न्यू प्रोसेस आता है P3, P3 की प्रायोरिटी है सपोज 0, ठीक है। अब P3 की रिक्वेस्ट आई सेम VCS के लिए, सिस्टम ने चेक किया, सिस्टम की करंट प्रायोरिटी अभी भी 2 ही है, सिस्टम ने चेक किया किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 2 जो है सिस्टम की अब कम हो गई क्योंकि 0 ज्यादा है सबसे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरह से, तो यहाँ पे सिस्टम की प्रायोरिटी जो है वो कम हो गई उस प्रोसेस से जो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए, तो अब सिस्टम क्या है, सिंपली रिसोर्स उसको असाइन कर सकता है, ठीक है। तो सिस्टम ने क्या किया, VCS उसको P3 को असाइन कर दिया, तो अब P3 जो है वो VCS में एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही P3 को VCS असाइन होगा सिस्टम की प्रायोरिटी अगेन चेंज हो जाएगी, ये टाइम टू टाइम वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी, जो जो नया प्रोसेस आता रहेगा सिस्टम में और अगर उसको क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस मिल रहा है तो जिस क्रिटिकल सेक्शन का उसको एक्सेस मिला है उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी बन जाएगी, ठीक है। तो अब सिस्टम की जो प्रायोरिटी है वो 2 से चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था इसका कि आपकी सिस्टम की प्रायोरिटी इनिशियली तो ऑन रहेगी, लेकिन जैसे ही प्रोसेस को एक्सेस मिलेगा किसी भी क्रिटिकल सेक्शन का तो उस क्रिटिकल सेक्शन की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही न्यू प्रोसेस आएगा तो उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की करंट प्रायोरिटी से चेक होगी, अब जैसे सपोज P4 आता है, सिस्टम में आता है P4 और P4 की प्रायोरिटी है 2, ठीक है। तो इसको भी एक्सेस करना है HCS में, क्या कंडीशन है यहाँ पे आपको पता है, एक्सेस नहीं मिल सकता, इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है सिस्टम से, सॉरी इसकी प्रायोरिटी सिस्टम से कम है, 2 है ना, तो इस केस में तो एक्सेस मिलेगा ही नहीं मिलेगा, अगर इसकी प्रायोरिटी आप 1 कर देते हो या 0 कर सकते हो तो उस केस में एक्सेस मिल सकता है, लेकिन कब, जब P1 एग्जिट करेगा HCS को, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ भी आपका फॉलो होगा, अगर एक प्रोसेस HCS में एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो ही एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा प्रोसेस वहां पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो एस जो है सिस्टम की प्रायोरिटी अभी 1 है, एक नया प्रोसेस आता है सपोज P4, तो P4 की पहले सिस्टम जो है वो प्रायोरिटी चेक करेगा, नाउ सपोज P4 की प्रायोरिटी मान लो सिस्टम की प्रायोरिटी से क्या है, ज्यादा है, जो मैं दे देती हूँ 0.5, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि हाँ मैं इसे HCS दे सकता हूँ, लेकिन HCS में ऑलरेडी अभी एक प्रोसेस रन कर रहा है P1 कर रहा है, अब P1 की प्रायोरिटी को भी वो चेक करेगा, P1 की प्रायोरिटी कितनी है, देखो P1 की कितनी ली थी हमने 1, P1 की प्रायोरिटी ली थी 1, जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी प्रायोरिटी है 0.5, यानी कि जो प्रोसेस अब न्यू रिक्वेस्ट कर रहा है HCS के लिए उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये हो गया हाई क्योंकि मैंने इसको 0.5 लिया है, और ये हो गया लो, तो यहाँ पे फिर से आपका कंसेप्ट यूज हो जाएगा प्रायोरिटी इनहेरिटेंस का, क्यों, क्योंकि एक लो प्रायोरिटी ने जो P1 अंदर इसमें एग्जीक्यूट हो रहा है CS में उसने ब्लॉक कर दिया P4 प्रोसेस को, ठीक है। तो P4 की जो प्रायोरिटी है टेम्पररी टाइम के लिए P1 ले लेगा जब तक कि इसकी एग्जीक्यूशन हो नहीं जाती, तो इसकी प्रायोरिटी 1 से 0.5 हो जाएगी उस टाइम तक के लिए जब तक कि एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, जैसे ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा, बाहर आते इसकी 0.5 से फिर 1 चेंज हो जाएगी, और जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है P4 सिस्टम इस P4 को फिर HCS में एंट्री दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस का भी आपको कंसेप्ट यूज करना है, प्लस जो अभी रूल्स बताए हैं उनका भी यूज करना है, ठीक है। ये सिंपल एक बेसिक मैंने आपको बताया इसका, लेकिन एग्जाम्पल पूरा सोल्व करेंगे जैसे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस का किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रूल्स याद रखना है इसको सोल्व करने के लिए, इसका एग्जाम्पल देखो, अगर अभी जो मैंने बताया वो समझ आ गया तो इजीली एग्जाम्पल कर लोगे। प्रायोरिटी के साथ में here release time,
ठीक है, ये आपको गिवन है। अब सेम प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की तरह ही, जैसे वहां पे 3 जॉब्स ली थी और 3 जॉब्स के लिए शेड्यूलिंग आपने शो किया था, सेम यहाँ पे आपको 5 के लिए शो कर रहा है। 5 जॉब्स लिया है, J1 J2 J3 J4 J5। वन सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल यूनिट ऑफ टाइम मेंशन करोगे। देखो इसमें ये है कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन में किया था रिक्वायरमेंट CS NCS और फिर से NCS की, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप ले सकते हो डायरेक्टली, कोई भी एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे अभी इसमें मैं करूंगी डायरेक्टली 0 1 2 3 4। ये बीच में मैंने इनको ब्रेक क्यों दिया है यूनिट ऑफ टाइम में, अभी आपको पता लग जाएगा जब इसको सॉल्व करूंगी। टाइम अप होने वाला है क्लास, ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे कल। ठीक है, ये जस्ट यूनिट ऑफ टाइम अभी मैंने इसमें ड्रॉ किया है 3 के लिए, तो रेस्ट ऑफ 2 के लिए भी अभी ड्रॉ करेंगे, और इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसकी शेड्यूलिंग शो करनी है, ये भी हम कल देखेंगे। ठीक है।